नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टॉप ट्रेंडिंग जीके में। रेलवे आरआरबी एनटीपीसी मैथ सीरीज में अभी तक हम 42 सेट कंप्लीट कर चुके हैं। 42वां सेट 25 जनवरी को हुआ था। उसके बाद में 26 जनवरी को कोई भी पेपर नहीं हुआ। आज हम 27 जनवरी को जो प्रथम शिफ्ट में हुआ था, हमारा सेट नंबर 43 है, वो आज हम करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला सवाल आपको क्या दिया गया था? कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए, सही डायरेक्शन देने के लिए, टाइम मैनेजमेंट हो गया, कॉन्फिडेंस लेवल, इन सभी के लिए स्मार्ट वर्क के तौर पर आपको मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट के लिए टेस्ट बुक इसलिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म, एक तो यहाँ पर आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो, सेकंड सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आपको एक ही पास के अंतर्गत अवेलेबल हो रहे हैं। अभी आपके ऑफर चल रहा है जिसकी लास्ट डेट आज यानी 7 दिसंबर को रहने वाली है, तो इस ऑफर का लाभ उठा सकते हो। आप टेस्ट बुक ऐप या फिर वेबसाइट पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हो, यहाँ पर 12 मंथ की बजाय आपको 14 मंथ की वैलिडिटी मिल रही है। साथ ही साथ 120 रुपए का डायरेक्ट डिस्काउंट होने पर यह डील आपको 280 रुपए में मिल जाएगी, जिसमें सारे एग्जाम, चाहे आप एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, यूपीएससी, कांस्टेबल वगैरह किसी भी की तैयारी करते हो, एक ही पास में आपको सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, अनलिमिटेड मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके टेस्ट बुक ऐप या वेबसाइट पर टीटीजी के कूपन कोड यूज करते हुए आज ही आप ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद। साइन ए बराबर ए बटे बी दे रखा है, तो कोस ए का मान बताना है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम इस समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये आपका एक समकोण त्रिभुज हो गया। ये कोण यदि 90 डिग्री है और यहां देखो क्या दिया गया है, साइन ए बराबर दिया गया है। तो कोण ए यदि ये है तो क्या होता है, इसके सामने वाली भुजा होती है लंब, ये हो गई आधार और ये हो गया है कर्ण। इस प्रकार से यदि साइन ए बराबर आपको क्या दे रखा है, ए बटे बी दे रखा है, तो ऊपर वाला तो होता है लंब और नीचे वाला होता है कर्ण साइन के अंदर। तो यहां से हमारे पास आ चुका है कि देखो, ये तो है ए, ये वाली भुजा है बी, तो आधार कितना हो जाएगा, √b² माइनस a² हो जाएगा जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। तो अब यहां से हमें कोस ए का मान निकालना है। तो कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है, √b² माइनस a² बट्टे बी, ये हो जाएगा। तो ये हो चुका है हमारा ऑप्शन नंबर, यहां से आ चुका है 4। सवाल नंबर 7, इसको करना है हमको सरल। तो देखो, सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट में आपको क्या दिया गया है, 20 इंटू 1.5 दे रखा है, तो 5 से ये 20 4 बार कट जाएगा। अब ये 4 बार कट चुका है तो यहाँ पर 4 आ चुका है। बाद में यहाँ पर यदि आप बाहर देखते हो तो 1/8 दे रखा है और 1/16 इस प्रकार से दे रखा है आपको। ये जो 2 है ये इसके बाहर वाले ब्रैकेट में है। ये क्या है, इसके बाहर वाले ब्रैकेट में दिया गया है आपको। तो ये है हमारे पास, और बाकी यहाँ पर 8 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो भाग का साइन है, इसको आप यदि मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हो तो संख्या उल्टी हो जाती है जो इसके बाद में आती है। तो 4 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, जब हम मल्टीप्लाई का साइन बनाते हैं यहाँ पर तो ये संख्या उल्टी हो जाएगी और बाकी अगली संख्या ऐसी की ऐसी रहेगी। ये हो चुका है। देखो, अब 8 से 16 2 बार कटेगा और 2 से ये 4 है जो भी 2 बार कट जाएगा। तो 2 माइनस 8 बराबर कितना आ चुका है, -6 आ चुका है। तो इस ब्रैकेट का मान हमारे पास -6 आ चुका है। यहां से लेकर इस ब्रैकेट का मान देखो, इसका मान कितना आ चुका है, -6, और बाहर क्या दे रखा है, 2 दे रखा है आपको। 6 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो यहां तक मान आ जाएगा हमारे पास -12 आ जाएगा। अब देखो, बाहर क्या है, माइनस दे रखा है और अंदर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो बाहर 25, उसके बाद में 20 है और ये हो चुका है 12 यहाँ पर। अब यदि आप इन दोनों को जोड़ोगे तो 32 आएगा और यहाँ पर 25 है। इन दोनों को अब यदि जोड़ते हो तो यहाँ से 57 आ जाएगा आपके पास। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल 8 में क्या कहा है कि एक मोटर कार अपनी यात्रा की आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और अगली आधी दूरी यानी कि शेष आधी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यानी कि पहली दूरी और दूसरी दूरी दोनों की दोनों बराबर है। जब दूरियां बराबर होती है तो हमारे पास औसत चाल का एक फॉर्मूला होता है। तो पहली दूरी वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है और दूसरी दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय कर रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब दोनों दूरियां बराबर होती है तो हम औसत चाल के लिए फॉर्मूला लगाते हैं 2s1 इंटू S2 बट्टे S1 प्लस S2। यदि दूरियां बराबर नहीं होती तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते थे। मान रखते हैं 2 इंटू 30 इंटू 50 बटे दोनों को जोड़ोगे तो नीचे 80 आ जाएगा। एक जीरो से मैंने जीरो काट दी है, 2 से आप इसको काटोगे तो ये 4 बार जाएगा। ठीक है, नीचे बच चुका है 4, ऊपर बच चुका है। यदि मल्टीप्लाई करोगे तो 150 आ जाएगा, 150 बटे 4 जो कि बराबर होता है। जब 4 का भाग आप जब 150 में दोगे तो कितना आएगा, 37.5 आ जाएगा।
जो कि ऑप्शन नंबर 4 है हमारा। सवाल नंबर 10 की बात करते हैं तो एक आयताकार मैदान की भुजाओं का अनुपात 3:4 है। ठीक है, तो यदि अनुपात 3:4 है तो हम कह सकते हैं कि भुजा क्या होगी हमारी, एक तो 3x हो चुकी है और 4x हो चुकी है, ये कह सकते हैं। यदि अनुपात 3:4 है तो हम भुजा को कह देंगे 3x और 4x कह देंगे। जब भी आप आयत का सवाल करो तो आपको हमेशा अनुपात दिया होता है तो आपको x जरूर मानना है। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, देखो डायरेक्ट नहीं कर सकते, क्यों, वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x को मान लेना है कि हमारी पहली भुजा, यदि अनुपात में भुजाएं 3:4 में दे रखी है तो पहली भुजा हमारी 3x हो गई, दूसरी 4x हो गई। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है। ठीक है, तो किसी को भी आप लंबाई चौड़ाई मान सकते हो। नॉर्मली हम ज़्यादा वाली भुजा को लंबाई मानते हैं, तो 4x को हमने लंबाई मान लिया, 4x इंटू 3x कर देते हैं यहाँ पर, 4x इंटू 3x, जो कि बराबर है किसके, 300 के बराबर होगा, क्योंकि क्षेत्रफल हमको दे रखा है। यहाँ से 12x² बराबर कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। तो x² का मान कितना आ जाएगा, आप जब इसमें 300 में भाग दोगे 12 का तो कितना आता है, 300/12 भाग देने पर आ जाता है 25 आ जाता है। तो x² का मान यदि 25 है तो x का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। जब 5 आप पहली भुजा के अंदर रखते हो तो यहाँ से ये भुजा कितनी हो जाएगी, ये भुजा हो जाएगी हमारी 15, और जो दूसरी भुजा है वो कितनी हो जाएगी, 20 हो जाएगी। अब आप ऑप्शन में देख लो किस ऑप्शन में ये दोनों है, तो आपको ऑप्शन नंबर 2 के अंदर ही दिखाई देगा 20 और 15, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो चुका है। दूसरा यदि देखो, यदि मैं इनको डायरेक्ट कर लेता कि मेरी भुजा, पहली भुजा 3 और दूसरी भुजा 4 के अनुपात में है, तो मैं इन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करता तो मेरे पास 12 आता। आप कहते 12 की वैल्यू 300 दे रखी है, तो 1 की वैल्यू यदि आप यहाँ से निकालते तो कितना आ जाता, 25 आ जाता। 1 की वैल्यू 25 निकालते, फिर आप भुजा इसके अंदर रखते, 1 का मान 25 है तो 3 को 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो पहली भुजा 75 हो जाएगी, दूसरी भुजा 100 हो जाएगी। तो देखो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो यहाँ पर 20-15 हमारा ऑप्शन आ रहा है, तो ये क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर x इंटू एक्स हो चुका है, x² हो चुका है। यानी जब भी भुजाओं को आपस में, यदि दो अनुपात वाली संख्याओं को जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमेशा x मानिए, क्योंकि वहां पर x इंटू एक्स एक x² बनेगा। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप मल्टीप्लाई करते हो अनुपात वाली संख्याओं को तो हमेशा x मानना चाहिए। तो यहाँ से ये सवाल हमारा हो चुका है। सवाल नंबर 11 पे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 11 में क्या दिया गया है, एक दशमलव में संख्या दी गई है, वो क्या कह रहा है, सरलतम भिन्न के रूप में लिखना है इसको और बताना है कि अंश और हर का अंतर कितना है। तो सबसे पहले देखो, दशमलव की संख्या को यदि हमको भिन्न में लिखना है तो पॉइंट को हटाएंगे और जितने नीचे 0 बनते हैं उतने लगाएंगे। तो हटाया और नीचे 2 0 आएगी। ठीक है, ये हो चुका है। यदि आप इसको अब सरल करोगे तो 5/4 हमारी भिन्न आ चुकी है। अब हमें यहाँ से पता चल चुका है हमारा अंश 5 है और हर 4 है, दोनों का अंतर 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। सवाल नंबर 12 में क्या दिया गया है, एक राशि 1400 रुपए की राशि दी गई है, 20% वार्षिक ब्याज की दर से 18 माह का चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। देखो यदि 24 कहता तो हम मान लेते 2 साल हो गए, 12 देता 12 महीने देता तो हम कहते 1 साल हो गए, मगर उसने 18 माह दिया है, तो 18 माह का ब्याज हम किस प्रकार से निकालेंगे। तो 18 माह जब भी वो पूरा साल का ब्याज नहीं दे, 2 साल 1 साल इस प्रकार से नहीं दे, 3 साल, तो हमें क्या करना पड़ता है, हर साल का अलग अलग ब्याज निकालना पड़ता है। तो पहले साल का अलग निकालेंगे, दूसरे साल का अलग निकालेंगे, फिर दूसरे साल का जो पूरे साल का निकालने के बाद हम यदि वो आधा कर देंगे, उसने 6 महीने का पूछा है, यानी कि पिछले साल 18 की बात कर रहा है, तो दूसरे साल में 6 महीने आए, पहला साल तो पूरा हो चुका है, दूसरे साल में 6 महीने आए, तो दूसरे साल का जो ब्याज हम निकालेंगे उसको आधा कर देंगे। तो देखो किस प्रकार से करते हैं। तो पहले साल यानी हमारे पास धनराशि थी 1400 रुपये, पहले साल का ब्याज जब निकालोगे तो कितना आएगा, देखो 1400 का 10% की बात करते हैं तो पीछे से एक 0 हटा दो, 140 होता है, उसका 10% क्या होता है, 10%। 20% क्या होगा, इस 10% का डबल कर दो, 280 हो जाएगा। तो पहले साल का ब्याज कितना आएगा, 20%। तो 1400 का 20% कितना आ चुका है, 280 आ चुका है। दूसरे साल का ब्याज क्या होगा, 1400 का 20% 280 आ चुका है। पहले साल वाली ये राशि और जुड़ चुकी है, जो ब्याज पहले साल आया था, तो चक्रवृद्धि ब्याज में ये राशि और जुड़ जाती है। तो दूसरे साल इसका भी ब्याज आएगा,
तो 280 का यदि आप 20% निकालते हो तो 56 और ब्याज आ चुका है। इन दोनों को आप यदि जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, इतना आ चुका है। अब ये तो आया है कि पहले 12 महीने का, यानी फर्स्ट साल के 12 महीनों का ब्याज आ चुका है 280, और दूसरे साल के 12 महीनों का ब्याज आ चुका है 336। अब ये तो आ चुका है दूसरे साल के 12 महीनों का, हमें चाहिए केवल 6 महीनों का, तभी तो हमारे 18 महीने होंगे। तो केवल 6 महीनों का चाहिए, तो हमें क्या करना है कि साल में क्या होते हैं 6 महीने, 12 पे पूरा, तो हम क्या करेंगे, इसको आधा कर देंगे। आधा करोगे तो आप कितना आएगा, 1 6 8 168। यानी कि इस दूसरे साल के जो ब्याज था, हमें 6 महीने का चाहिए था, इसलिए हमने पूरे साल का निकाला, 12 महीनों का 336 आया दूसरे साल का, और उसको आधा कर दिया तो 168 आया। तो अब टोटल ब्याज 18 महीने का क्या होगा, पहले 12 महीनों का तो 280 और अगले 6 महीनों का ब्याज 168। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 8 14 1 ये, तो 448 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सवाल नंबर 14 की बात करें, 14 की बात करें, लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस दिल्ली से 1:30 बजे निकलती है, ठीक है। अब यहाँ पर अपराह्न दिया गया है, फिर 10:30 बजे अपराह्न लखनऊ पहुंचती है, यानी कि वो 1:30 बजे निकली, कोई 12 का अंतर नहीं आएगा, क्योंकि वो अपराह्न निकली है 1:30 बजे और अपराह्न ही पहुंच गई है। तो ऐसे में बीच में कोई 12 नहीं बजे। यदि रात के 1:30 बजे हैं तो सुबह वो 10:30 पे पहुंच गई। यदि दोपहर में 1:30 बजे हैं तो 10:30 बजे रात को वो पहुंच गए, क्योंकि अपराह्न अपराह्न दोनों जगह पे है, यानी कि टाइम का अंतर नहीं हुआ है। अब अपराह्न मुझे भी नहीं पता है कि सुबह को कहते हैं या शाम वाले टाइम को कहते हैं, मगर दोनों जगह है, तो इसलिए बीच में कोई 12 नहीं बजे हैं। तो ऐसे में क्या करोगे, 10:30 बजे और ये 1:30 बजे है, तो दोनों का अंतर सिंपल निकाल सकते हो आप, कितना आएगा, 9 घंटों का आएगा। यानी कि दूरी थी वो 9 घंटों में तय हुई है, और चाल कितनी है, 90 की चाल हो चुकी है। तो हम जानते हैं कि समय इंटू चाल को क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। समय है 9 घंटे, चाल है 90, तो दूरी कितनी हो जाएगी, 810 हो जाएगी, 810 किलोमीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 आ चुका है। 18वां क्वेश्चन, एक आयताकार मैदान की 30 फीट लंबी एक भुजा को छोड़कर उसको 3 तरफ से बाढ़ से घेरा गया। यदि मैदान का क्षेत्रफल इतना है तो कितने फीट की बाढ़ की आवश्यकता होगी। तो देखो, वो कह रहा है कि यदि एक आयताकार मैदान है आपके पास, एक आयताकार मैदान है, ये मेरा परफेक्ट आयत तो नहीं बना है, मगर आप इसको मान लीजिए कि एक आयत है, तो इसकी आप एक भुजा है, एक भुजा को आप है ना क्या करो, नेगलेक्ट कर दो। यानी कि जैसे हमारे पास ये वाली भुजा है ना, इस पे बाढ़ नहीं लगानी, बाकी 3 भुजाओं पे बाढ़ लगानी है। वो कह रहा है कि ये बोली भुजा कितनी है, 30 है। तो आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यदि ये 30 फीट है तो ये भी 30 फीट होगी, ठीक है। और इसको हम मान लेते हैं x मान लेते हैं, यानी कि लंबाई हमारी 30 हो गई है और चौड़ाई x है, जो चौड़ाई जो हमने मानी है x मान ली है। तो हमको दे रखा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर किसके होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई 30 है, चौड़ाई x है, ये बराबर 690 के होंगे। यहाँ से आपके पास चौड़ाई आ जाएगी, यदि आप इसमें भाग दोगे तो आपके पास चौड़ाई आ जाएगी, 0 से 0 कट जाएगा, 2 और 3 23 आ चुकी है। अब देखो, हमको ये वाली भुजा नहीं लेनी है, बाकी पे बाढ़ लगानी है। एक तो इधर पे जो 23 है, इधर वाली भी 23 होगी। तो देखो कौन कौन सी गिननी है हमें, 23 30 प्लस 23, इस प्रकार से गिन लो आप, 23 प्लस 30 प्लस 23, इन पे बाढ़ लगानी है। तो कितनी हो चुकी है टोटल दूरी फीट के अंदर, 23 को 23 से जोड़ोगे तो 46 आएगा, और 30 जोड़ोगे तो 76 आ जाएगा। 76 आ चुकी है हमारी फीट के अंदर दूरी। ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 20 के अंदर क्या कहा गया है, एक कार्य को 16 दिन में पूरा कर देता है, ठीक है। बी उस कार्य को ए द्वारा लिए गए समय के चौथाई समय में पूरा कर देता है। यानी कि ए 16 दिन में काम पूरा करता है तो बी 4 दिन में ही पूरा कर देगा। अब पूछा क्या गया है, एक साथ मिलकर काम करते हैं दोनों, और वे एक दिन में उस कार्य का कितना भाग पूरा कर पाएंगे। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम टोटल काम निकालते हैं, इनका एलसीएम लोगे तो 16 आएगा, ये हमारा टोटल काम आ चुका है।
16 का 16 में भाग देने पर 1 आएगा और इधर भाग दोगे तो 4। ये इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है। यानी ये एक दिन में 1 बनाता है और बी एक दिन में 4 बनाएगा। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितनी बनाएंगे? 5 बनाएंगे। तो एक दिन के काम की यदि बात करें तो 5 बनाते हैं एक दिन में और टोटल काम कितना है? 16। तो ये ही इनका एक दिन का काम हो चुका है, 5/16। ऑप्शन नंबर 4 हो चुका है। सवाल नंबर 21, यदि x बराबर ये दे रखा है और y बराबर ये दे रखा है और हमसे इनका तीनों का अनुपात पूछा है तो कैसे निकालेंगे? जब मैं इस y को इधर नीचे ले जाता हूं, x/y कर दिया तो यहाँ 1 बचेगा, 1/2 हो चुका है। दूसरी बात करते हैं, जब मैं z को यहाँ पर ले जाऊंगा तो मेरे पास यहाँ पर भी 1 बचेगा, 1/6 हो जाएगा। तो अब देखो x अनुपात y अनुपात z, तो यहाँ 1:2 हो चुका है और इनका अनुपात 1:6 हो चुका है। अब हम करवाते हैं इस प्रकार से मल्टीप्लाई। तो देखो 1 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 2 को जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, और इस 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आ जाएगा। तो ये हमारा अनुपात आ चुका है 1:2:12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1 में दिखाई देगा। सवाल नंबर 23 में क्या कहा गया है कि ये 1 संख्या, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या और 5 संख्या है, इनका माध्य आपको 6 दे रखा है, तो x का मान बताना है। सबसे पहले तो हमको माध्य निकालना है। तो माध्य कैसे निकलता है? सभी संख्याओं को जोड़ दो और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ संख्या। तो हम सबसे पहले इनको जोड़ते हैं, योग निकालते हैं इनका। पहली संख्या x/2 है, दूसरी x है तो कुछ नहीं है, मैंने इसके नीचे 1 मान लिया। तीसरी संख्या x/3 है, चौथी संख्या x/4 है और पांचवी संख्या x/6 है। ये हो चुका है। सबका एलसीएम यदि आप लोगे तो एलसीएम कितना आएगा? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 6 है। तो 4 को 3 से 12, यानी कि इनका एलसीएम 12 आएगा। तो यहाँ से 6x आ जाएगा, यहाँ 12x आएगा और यहाँ 4x आएगा, यहाँ 3x आएगा, यहाँ 2x आएगा। इन सबको अब आपको जोड़ना है। 6 और 12 होते हैं 18, 18 4 22, 22 और 5 27, 27x/12। ये तो क्या आ चुका है? इन सब का योग। अब हमें निकालना है माध्य। माध्य बराबर क्या होता है? योग बटे नंबर ऑफ संख्याएं। तो देखो योग कितना हो चुका है? 27/12x, और संख्या कितनी है? टोटल हमने कहा कि 5 संख्याएं हैं। 5 संख्याएं तो 5 से डिवाइड कर देंगे। और ये किसके बराबर दे रखा है आपको? 6 के बराबर दे रखा है। कहा है कि 6 माध्य है। तो देखो अब ये 5 है, यदि 5 के नीचे कुछ नहीं है तो हमने 1 मान लिया। अब जब इसको ऊपर जाएंगे तो ये उल्टे हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 27x/12 और नीचे आ जाएगा 5, इस प्रकार से आ जाएगा। ये है 6 के बराबर। अब यदि हम इसको और सरल करते हैं तो देखो नीचे मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है। देखो इनको और सरल करता हूं, तो x को तो एक साइड रख लेता हूं। ये 12 और 5 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएंगे मेरे 60, 60 × 6 और नीचे आ जाएगा 27, इस प्रकार से। अब देखो इसको यदि मैं 3 से काटता हूं तो 2 बार जाएगा और ये चला जाएगा 9 बार। इसी प्रकार से वापस 3 से काटता हूं तो ये 3 बार जाएगा, ये 20 बार चला जाएगा। तो x का मान यहाँ से मेरे पास 20/3 आ चुका है। ऑप्शन नंबर 2 हो गया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 26, अगर tan अल्फा बराबर 1/x दिया है तो इसका मान बताना है। तो सबसे पहले जल्दी से हम समकोण त्रिभुज बना लेते हैं और इसके अंदर हम मान लेते हैं ये हमारा अल्फा कोण है। यदि ये अल्फा है तो tan x/1/x दे रखा है, तो हमें पता है tan बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो 1 और ये भुजा हो जाएगी x। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय से यदि ये भुजा निकालते हैं 1 + x² आ जाएगा। अब पूछा है क्या? साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा कितना होगा? साइन होगा 1/√1 + x² और कोस होगा x/√1 + x²। ये हो जाएगा। दोनों को यदि जोड़ते हो, यदि एलसीएम लेते हो तो नीचे तो 1 + x² ही आएगा और ऊपर संख्या क्या हो जाएगी? 1 + x हो जाएगी। ये आपको ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा। सवाल नंबर 27 में क्या करना है? आपको इनको जोड़ना है, बस जोड़ना और घटाना है और मान निकालना। तो ये आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब इनको सॉल्व कैसे करोगे आप? सबसे पहले क्या करो, आप पॉइंट से पहले जो संख्या है उनको जोड़ लो, तो उससे क्या है काफ़ी आसानी होगी। तो देखो 64 और 1 ये हो चुका है 65। 65 में से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पर देखो 65 में से 25 घटाओगे तो आपके पास 40 बच चुका है। तो अब ये पता चल चुका है हमें संख्या 40 से तो ज़्यादा होगी।
अब कितनी ज़्यादा होगी ये देखना है हमें, देखो कितनी ज़्यादा होगी ये देखना है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इनको और इसको जोड़ना पड़ेगा और इस 326 में से घटाना पड़ेगा। देखो 916 है, दूसरी 456 है और तीसरी 326, इसमें से तो घटाना है, पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 12 एक किया ये 2 और 5 एक ये 7 हो चुके हैं और यहाँ से ये हो चुका है हमारे पास 13 हो चुका है, ये आ चुका है। इसमें से आपको 326 घटाने पड़ेंगे, घटाते हो तो 6 आता है, यहाँ 3 एक 4 आता है, यहाँ 10 बच जाता है। पॉइंट कितने से बाद में है, 3 संख्याओं के, तो 1.4.6 ये आ चुका है। तो 40 में हमको 1.046 ये जोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ से 41.046 आ चुके हैं। ये कौन से में, ऑप्शन नंबर 4 के अंदर है। तो ये हो चुका है सवाल नंबर 28। 30 दिन वाले एक महीने के लिए एक दुकानदार द्वारा अर्जित माध्य दैनिक लाभ, यानी हर दिन वो माध्य है, यानी कि हर दिन वो 450 रुपए लाभ कमाता है। पहले 20 दिनों का, यानी 30 दिनों की बात कर रहा है, माध्य लाभ उसका कितना है 450, ये हो चुका है। पहले 20 दिनों के लिए उसका माध्य लाभ कितना दे रखा है, 20 दिनों के लिए 300 रुपये माध्य दे रखा है। पूछा है कि अंतिम 10 दिनों के लिए उसका माध्य लाभ कितना होगा। तो देखो 30 दिनों के लिए कितना है 450 और ये है 20 दिनों के लिए 300, तो ये 450 में से 300 कितना कम है, 150 कम है, 150 एक का कम है, यानी एक दिन का 150 कम है यदि 30 दिनों के औसत में से देखा जाए। और कितनी संख्या है टोटल 20, तो इसको आपको 20 से टोटल कितना कम है ये आ जाएगा हमारे पास। तो टोटल हमारे पास कितना कम हो गया है, 3000 कम हो गया है। अब देखो इसको 30 दिनों के लिए 450 बराबर करने के लिए जितना कम आया है वो इधर बढ़ाना पड़ेगा। तो 10 में कितना बढ़ाना पड़ेगा, 3000 को 10 संख्याओं में डिवाइड करना पड़ेगा। 3000 को 10 संख्याओं में डिवाइड करोगे तो एक को कितना मिला, 300 मिला है। प्रत्येक को पहले देखो 450 तो था ही, 300 और मिलेगा क्योंकि इधर तो हुआ है कम, तो इधर वो ज़्यादा होगा 3000। तो 3000 को हमने 10 संख्याओं में बांटा तो प्रत्येक को 300 मिला। 450 से 300 ज़्यादा होगी हर संख्या, 0 5 7 इस प्रकार से हो चुका है कि यानी कि 10 संख्याओं का औसत कितना आ चुका है, 750 आ चुका है। अंतिम 10 संख्याओं का औसत ये हो चुका है। सवाल नंबर 29। अतुलित के पास कितने हैं, 100 सेव है, टोटल 100 सेव है। उसने एक तो अर्णव को दिए हैं, 15% केशव को दे दिए हैं और बाकी रिंकू को 2/5 दे दिए हैं। तो अब देखो उसके पास कितने बचे ये पूछा गया है। तो 100 से जब 10% निकालोगे तो 10 हो जाते हैं, 100 का 15% निकालोगे तो 15 हो जाते हैं और 100 का 2/5 की बात है तो 2/5 से मल्टीप्लाई करोगे, 20 4 40 हो जाएगा। टोटल इतने सेव तो उसने दे दिए। इन सबको यदि आप जोड़ते हो तो कितना आता है, ये 50 65 आ जाता है। तो अब 100 में से 65 को घटाओगे तो 35 सेव उसके पास बच गए, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 30। इसमें क्या करना है, आपको मान निकालना है तो ऊपर जोड़ लो और नीचे सरल कर लो। जब हम ऊपर जोड़ेंगे तो कितना आता है, 64 और 27 को जोड़ो आप, तो 7 और 4 होते हैं 11, एक ही हासिल, यहाँ से 3 और 6 9, 91 हो चुका है। 0 पॉइंट इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 3 के बाद है दशमलव इसलिए हमने 3 के बाद लगा दी। अब नीचे क्या करोगे, इस संख्या को और इस संख्या को सबसे पहले जोड़ लो या फिर इन दोनों को घटा लो। पहले घटाओगे तो कितना आएगा, इन दो संख्याओं को यदि आप घटाते हो 0.016 माइनस 0.12 को तो यहाँ से आता है 0.04 आ जाता है और इसके अंदर आपको जोड़ना है 0.09, इन दोनों को जोड़ना है तो कितना आएगा 0.13 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने 0.13 ये आ चुका है, ठीक है। तो सबसे पहले यदि आप 13 का 91 में भाग दो, दशमलव को मत देखो, भाग दिया तो कितना आया 7 आया, हमें पता चल चुका है। अब नीचे कितने बाद दशमलव है, 2 स्थानों के बाद दशमलव और ऊपर 3 स्थानों के बाद दशमलव है, ठीक है। तो 2 स्थानों के बाद तो दशमलव से दशमलव कट जाएगी तो 1 स्थान के बाद रहेगी, क्योंकि नीचे भी 2 स्थानों के बाद है और ऊपर 3 के बाद है तो 2 स्थान तो कट जाएंगे, नीचे वाले से 1 के बाद बचेगी। तो पीछे से यदि मैं गिनता हूं तो 7 के जस्ट बाद लग जाएगी एक संख्या, यही है। तो ये आ चुका है हमारा आंसर और आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 4 होगा यहाँ से।
सवाल नंबर 34, जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो आयतन 10% बढ़ जाता है। 10% का मतलब क्या है? 1/10। कितना, यानी कि 10 पर कितना बढ़ गया? 1 बढ़कर 11 हो गया है। अब वो कह रहा है कि बर्फ को जब पानी में वापस बदला जाता है तो आयतन में कितने परसेंट की कमी होगी? तो कमी कितनी होगी? देखो, अब तो बर्फ है 11, 11 से आप वापस 10 में जाओगे तो उतनी कमी होगी 1 की, मगर अब की बार जो कमी हुई है किस पर? 11 पर कमी हुई है। तो क्योंकि इधर से हम इधर जा रहे हैं, अब क्या, पहले हम गए थे इधर से इधर, तो 11 की 1 की कमी अब क्या किस पे हुई है? 11 पे। और परसेंटेज बनाने के लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो आंसर यदि या तो आपका देखो कितना आ चुका है, 100/11 इस प्रकार से दे रखा है। नहीं तो आपको ये दिया होगा कि इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 9 सही है, 1/11% आ जाएगा, या फिर 9.09% ये भी हो सकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ये वाला मिला है हमको, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ से। सवाल नंबर 35 की बात करें, 35 की जब आप बात करते हो तो एक मूलधन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष 4 माह के अंदर दोगुना हो जाता है तो कितने वर्ष में वो 3 गुना होगा? ये पूछा गया है कि दुगना कितने में हुआ? 4 वर्ष 4 महीने के अंदर। तो साधारण ब्याज में क्या होता है कि जितना समय में ब्याज बढ़ता है, जैसे ब्याज एक निश्चित साल के अंदर उतना ही बढ़ता है। जैसे यदि हम कहें कि 100% आया है ब्याज, यदि 100% 4 साल में आया है तो फिर अगला 100% अगले 4 साल में आएगा। यानी कि जितना ब्याज आता है वो हर साल बराबर रहता है। यह कहने का मतलब है कि जो ब्याज आता है वो हर साल बराबर रहता है साधारण ब्याज के अंदर। वो कह रहा है कि कितना आया? दोगुना हो गया। दोगुना हो गया क्या? मूलधन दोगुना हो गया। इसका मतलब क्या है? यदि मेरी राशि 100 रुपये है, या 1 मान लो, यदि मेरी राशि 1 है तो उस पर 1 ब्याज आया और राशि कितनी हो गई? दोगुनी हो गई। 1 से कितनी हो गई? डबल हो गई। तो ब्याज कितना आया? 1। 1 कितने में आया? क्योंकि राशि दुगनी हो गई। तो 1 ब्याज कितने समय में आया है? 4 वर्ष और 4 माह के अंदर आया है। 4 वर्ष और 4 महीने के अंदर आया है। अब यदि देखो राशि तो वही रहेगी। यदि मेरा ब्याज, वो कह रहा है कि राशि 3 गुना हो गई। 3 गुना का मतलब क्या है कि ब्याज क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। ठीक है, पहले तो ब्याज राशि जितना हुआ, अब राशि का डबल हो गया तो टोटल राशि 3 गुना हो गई। तो मैंने कहा कि ब्याज बराबर टाइम में ही उतना बढ़ता है। जैसे यहाँ से ब्याज 1 से यदि 2 हुआ है तो कितना टाइम लगा होगा उसको? यहाँ पर भी 4 वर्ष 4 माह लगे होंगे। और टोटल की बात करें तो 4 वर्ष 4 माह थे तो 2 बनने में कितना लग गया? 8 वर्ष 8 माह लग गए। ये हो चुका है। तो हमारा आंसर होगा 8 वर्ष 8 माह। अब 8 वर्ष तो दे रखा है उसने, मगर 8 माह को वो यदि साल में चेंज करते हो तो आप 12 से भाग दोगे, यानी कि महीने को भी हमको वर्ष में बदल लिया है। तो यहाँ से 8 सही 2/3 आ जाएगा यदि वर्ष में बात करें तो। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये 1। अब वो कहता है कि यदि राशि 4 गुना हो गई, 4 गुना हो गई का मतलब क्या है कि ब्याज हो गया 3 गुना। ब्याज हो गया है 3 गुना। तो 3 गुना हो गया, कब होगा? इतना ही टाइम लगेगा उसका और आगे बढ़ने में। तो 12 वर्ष 12 महीने के अंदर वो इतना होगा। और 12 महीने कितने के बराबर होते हैं? 1 साल के बराबर। तो हम कह सकते हैं 13 वर्ष के अंदर क्या हो गया है? राशि 4 गुना हो जाएगी या ब्याज 3 गुना बढ़ जाएगा, ये कह सकते हैं। तो यहाँ से ये सवाल हो गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 37, दो संख्याओं का योग आपको 25 दे रखा है, उनका मल्टीप्लीकेशन आपको, गुणनफल आपको 35 दे रखा है। पूछा है व्युत्क्रम संख्याएं, तो x की व्युत्क्रम हो जाएगी 1/x और y की हो जाएगी 1/y। दोनों को यदि आप जोड़ते हो, व्युत्क्रम का योग पूछा है, ये हो जाएगा। दोनों नीचे मल्टीप्लाई होगी और ऊपर इस प्रकार से हो जाएगी जब हम इनको एलसीएम लेंगे। तो अब मान रख दो, ऊपर 25 नीचे 35, सरल करने पर 5/7 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 39 में क्या दिया गया? एक संख्या के 40% का, एक संख्या x मान ली, इसका 40% देखो 40/100 हो गया। फिर आप इसको दूसरी एक संख्या के 40% का 5वां भाग,
तो एक संख्या 40% ये आ गया, इसका पांचवा भाग 1/5 होगा। दूसरी संख्या y मान ली, इसके 30% के 2/3, इसका 2/3 के बराबर है। बराबर है तो दोनों के बीच में बराबर कर दो, यानी ये इसके बराबर है, ये ऐसा कह रहा है वो। तो 100 से हम ये 100 काट देते हैं, इस 0 से ये वाली 0 काट देते हैं, और कुछ कट रहा है। अब देखो और कुछ भी एक बार यदि नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, इस y को इधर लिया जाएंगे और बाकी सब संख्याओं को उधर ले जाएंगे। यहाँ पहले से क्या बचा है, ऊपर 3 बचा है और 2 बचा है, तो यानी हम 3 से भी 3 कट गया तो ऊपर केवल 2 बचा है। और यहाँ यदि देखते हैं तो नीचे 5 बचा था, जो दूसरी साइड जाके ऊपर 5 चला जाएगा, और 4 ऊपर था तो नीचे हो जाएगा वो दूसरी साइड में, इस प्रकार से। अब ये भी कट जाएंगे, 2 से 4 कटेगा तो कितना बचेगा, 5/2 आ जाएगा। 5/2 यानी x अनुपात y बराबर कितना आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में है। सवाल नंबर आगे वाला है, कितने नंबर है, 46 नंबर। त्रिभुज एबीसी के कोण इस के अनुपात में सबसे बड़े कोण का माप डिग्री में ज्ञात कीजिए। तो 3 कोण इस अनुपात में है, 2:3:4। यदि इनका अनुपात में योग करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको 9। और हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग किसके बराबर होता है, 180। यानी कि हमारा 9:180 के बराबर है। यहाँ से 1 अनुपात किसके बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। अब उसने सबसे बड़ा कोण पूछा है तो सबसे बड़ा 4 अनुपात है। 4 को 20 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 80 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। सवाल नंबर 48, दो संख्या आपको 5:6 के अनुपात में दे रखी है और उनका महत्तम समापवर्त्य आपको HCF आपको 6 दे रखा है। देखो यदि HCF आपको 6 दे रखा है तो HCF पहली संख्या से भी मल्टीप्लाई, पहली संख्या जो अनुपात दे रखा है, देखो 5:6 दे रखा है, HCF आपको 6 दे रखा है, तो ये पहली संख्या से भी मल्टीप्लाई होता है और दूसरी संख्या के जो अनुपात दे रखा है आपको उससे भी, पहले अनुपात से और दूसरे अनुपात दोनों से मल्टीप्लाई होता है। यदि वो संख्या ही कहता तो देखो मैं इसको सिंपल मल्टीप्लाई कर देता। पहली संख्या यहाँ से क्या आ जाएगी, 6 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आ जाएगी, और दूसरी संख्या 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 आ जाएगी। ये दोनों संख्या हो चुकी है, ठीक है। कि पहली संख्या 30 आएगी, दूसरी संख्या 36 आएगी। ये कब, जब वो संख्याएं पूछता। अब उसने पूछा है कि एलसीएम कितना होगा, तो एलसीएम क्या होता है कि दोनों जो संख्याएं हैं उनका अनुपात, तो 5:6 और इंटू HCF, दोनों संख्याओं का अनुपात इंटू दोनों में कॉमन पार्ट ही तो दोनों में HCF होता है। तो देखो क्या हो जाएगा, HCF आपको 6 दे रखा है तो 5:6 जब आप इनको 6 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आधा करके एक 0 लगा देते हैं, 180 आएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से 3 हो जाएगा। सवाल नंबर 60 में क्या पूछा है, फिर से आपको HCF पूछ लिया गया है। HCF पूछा है मगर अब क्या भिन्न का HCF पूछा है। जब भी हम भिन्न का HCF निकालते हैं तो ऊपर तो HCF ही निकालेंगे, मगर नीचे जो पूछा है उससे उल्टा, यानी ऊपर हम HCF निकालेंगे और नीचे हम LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे, LCM। तो HCF क्या होता है, जो सब में कॉमन पार्ट है। तो कॉमन पार्ट यदि ऊपर आप देखते हो तो 3 ही है, सब में कॉमन तो 3 ही है, तो 3 तो हमारा हो चुका है ऊपर अंश। और नीचे हर की बात करते हैं तो LCM निकालना है, तो नीचे यदि आप LCM निकालते हो तो 10 के टुकड़े करते हो तो 2 और 5 आते हैं। यदि 25 का टुकड़े करते हो तो 5 का स्क्वायर होता है, और 15 का करते हो तो 3 × 5 होता है। अब 2 की सबसे बड़ी पावर कितनी है, 2 ही है। 3 की सबसे बड़ी पावर आप देखते हो तो 3 ही, और 5 की कितनी है, 5 का स्क्वायर। तो इनको ले लिया हमने। अब नीचे यदि आप करो तो कितना आएगा, नीचे यदि मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो 5, 2 को 3 से करोगे तो 6, 6 को 25 से करोगे तो 150 आ जाएगा, 150 आ जाएगा। यदि आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करते हो, 3 से नीचे काटते हो तो कितना आएगा, 1/50 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 2 है। सवाल नंबर अगला कौन सा है, 61 नंबर सवाल। और 61 में आपको कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अब इसको हमको सरल करके बताना है कि मान किसके बराबर होगा। तो देखो यदि मैं केवल पहली टर्म को लेके आपको बताता हूँ कि मैं, देखो इसको क्या रख सकता हूँ, √2 + √1 दे रखा है मेरे को। अब हम क्या करेंगे, यदि मैं इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखो √2 + √1 तो दे रखा है, विपरीत चिन्ह से मल्टीप्लाई करता हूँ इसको,
√2 माइनस √1। तो ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि नीचे से ये जो √2 प्लस √1 है ये गायब हो जाए, इसलिए मैंने ऐसा किया है। इसके विपरीत चिन्ह से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर तो √2 माइनस √1 आ जाएगा और नीचे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, जो कि 2 माइनस 1 हो जाएगा। ये अंडरूट हट जाएंगे और ऊपर क्या आ जाएगा, √2 माइनस √1 और नीचे हो जाएगा 2 माइनस 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ से पहले का मान क्या आ चुका है, √2 माइनस √1 ये आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप दूसरे का मान निकालोगे, इस दूसरी टर्म का मान निकालोगे तो क्या आएगा, इसका मान √3 माइनस √2 आएगा। इसी प्रकार से जब आप इसका मान निकालोगे तो √4 माइनस √3 आएगा, क्योंकि नीचे तो 1 1 बनता रहेगा, नीचे तो 1 1 बनता रहेगा। आप अगली टर्म को और सॉल्व करके देख लेना चाहें, इस प्रकार से आएगा, क्योंकि यहाँ पर नीचे क्या बनेगा, यदि दूसरी टर्म की बात करते हैं तो 3 माइनस 2 बनेगा, तो ये भी 1 के बराबर होता है। यहाँ 4 माइनस 3 बनेगा तो ये भी 1 के बराबर, इस प्रकार से। और लास्ट संख्या में क्या बनेगा, लास्ट संख्या की यदि बात करें तो 100 माइनस 90, √100 √90 इस प्रकार से बनेगा। अब देखो यहाँ से देखो ये पहली संख्या में √2 से ये माइनस है इसलिए कट जाएगा, क्योंकि बीच में प्लस का साइन होगा सबके, ये कट गया। यहाँ √3 से √3 ये कट चुका है। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी संख्याएं कटती जाएगी, तो ये 90 तक कट जाएगा। लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एक तो पहला देखो लास्ट में हमारे पास क्या बचेगा, एक तो माइनस √1 बचेगा और दूसरा √100 बच जाएगा। ये दो संख्या बच जाएगी। अब देखो √100 की यदि मैं बात करता हूँ तो कितना आता है, ये तो 10 के बराबर होता है। और √1 तो √1 का मान 1 ही होता है, तो बाहर तो माइनस है 1 के, और √1 का मान 1 होता है, तो ये आ चुका है हमारा घटाने पर 9। ऑप्शन नंबर यहाँ से 2 हो जाएगा। सवाल नंबर 64, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 6 बार 9 लिख दो, इससे बड़ी तो 6 अंकों की और कोई संख्या हो नहीं सकती है। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1 लिखकर पीछे 0 0 लिख दो 5 बार, ये हो चुकी है। इनको यदि आप घटाते हो तो ये ऑप्शन नंबर 4 आएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 67, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। यदि मैं लंबाई को x मानता हूं तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, चौड़ाई 1 कम हो जाएगी, x माइनस 1 हो जाएगी। ये हो चुका है। अब देखो आयत का परिमाप मुझे 14 दे रखा है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई ये होता है, आप जानते हो। तो यहाँ से यदि मैं मान रखता हूँ लंबाई मेरी कितनी है x और चौड़ाई कितनी है x माइनस 1, अंदर यदि आप जोड़ोगे इनको कितना बन जाएगा, 2x माइनस 1 दे रखा बन जाएगा जोड़ने पर। और ये आपको किसके बराबर दे रखा है, परिमाप 14 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये 2 मेरा सबसे पहले उधर जाके, तो 2x माइनस 1 बराबर मेरा बनेगा 7 बन जाएगा। फिर ये -1 उधर जाकर 8 बन जाएगा, और यहाँ से मेरे पास ये -1 उधर जाकर क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। यहाँ से मेरे पास x का मान कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। तो x का मान 4 आ चुका है। अब मुझे क्षेत्रफल निकालना है। 4 का मतलब क्या है, ये x यानी कि लंबाई तो 4 हो चुकी है, और 4 में से 1 कम करोगे तो ये चौड़ाई हो चुकी है। अब क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, 4 इंटू 3 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 हो गया यहाँ से। सवाल नंबर 76, एक विक्रेता ने 12 रुपए में 8 आम की दर से आम खरीदे, यानी 8 आम वो 12 रुपए में खरीदता है और 6 आम 10 रुपए की दर से वो बेच देता है। तो ऐसे सवालों में हम आम की संख्या को बराबर करते हैं। आम की संख्या यदि आप बराबर करनी है तो आप इसको तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यदि मैंने ये काम इधर किया है तो मेरे को इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, यदि मैं इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना बनता है, इधर 3 से किया तो ये 36 आ जाएगा, 4 को 10 से किया 40 आ गया। यानी वो 36 रुपए में खरीदता है, एक समान दर कितने, 24 ही बेचा है, यानी इनको किया तो 36 रुपए में 24 खरीदता है और 40 रुपए में 24 बेचता है। तो कितने का लाभ हुआ है उसको, 4 का लाभ, कितने पे, 36 पे। और परसेंट बनाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 से 36 9 बार कटेगा, 100/9 कितने के बराबर होता है, ये 11 सही 1/9% के बराबर होता है।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर देखो एक आ चुका है, 100/9 ही है, और आगे और सरल करना उसने नहीं दिया है, तो हम यही कह देंगे कि 100/9% के बराबर है। आगे देखो 78वां सवाल में क्या दिया गया है, इसको सरल करना है। अब इनको यदि आप सरल करते हो, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव सवाल है, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई सरल करना पड़ेगा, इन दोनों को पहले सरल करना पड़ेगा, फिर इनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो देखो हम लेते हैं सबसे पहले। अब देखो कट तो कुछ रहा नहीं है इनमें, जो ये इतना दे रखा है इसके अंदर कुछ कट तो रहा नहीं है, तो इनको मल्टीप्लाई करो। ऊपर ऊपर तो आया -6 बट्टे, नीचे आ चुका है 35, दूसरी 1/12 हो चुका है, तीसरी की बात करें तो -12/35 हो जाएगा। इस प्रकार से हो चुका है, और बाहर आपको 7 दे रखा है मल्टीप्लीकेशन में। सबसे पहले हमको अंदर का एलसीएम लेना पड़ेगा। यदि आप एलसीएम लेते हो तो 35 और 12 में कुछ भी कॉमन नहीं आता है, तो ये दोनों के दोनों एलसीएम के अंदर आएंगे। ठीक है, तो मैंने डायरेक्ट ऐसा का ऐसा लिख दिया है। अब जब आप इस 35 का इसमें भाग दोगे तो 12 बचेगा, तो पहली जो होगी कितना हो जाएगा, 12 छिक 6 इंटू 12 हो जाएगा, 12 छिक 72 हो चुका है। दूसरा यहाँ पर 35 आ जाएगा, और जब तीसरे की बात करते हो तो 12 35 कितना होता है, 35 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60, 6 12 3 36, 36 और 6 42, 36 और 6 42, तो ये हो जाएगा, नहीं 12 ही आएगा इधर। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 144 आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। इंटू 7 करना है बाहर। जब इनको हम जोड़ लेंगे घटा लेंगे तो सब माइनस 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 है, तो ये जुड़ जाएंगे। माइनस तो देखो वो सब कॉमन ले लिया, ऐसे मान लो, चाहे ये मान लो कि सारे माइनस के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो देखो 72 35 और 144 को हमको जोड़ना है। जोड़ोगे तो 9 और 2 11 आ चुका है, 10 और 4 और 1 15 आ चुका है, और ये ऊपर तो बच चुका है 251। और नीचे जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बाहर मेरे पास 7 दे रखा है, ऊपर कितना दे रखा है, 7 दे रखा है। तो 7 से 35 कितनी बार, 5 बार कट जाएगा। तो यहाँ से ऊपर तो 251 आ चुका है माइनस का, और नीचे आ जाएगा 60। इस प्रकार से आपको कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2 में दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 80। और 80 में एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:6 दे रखा है। चौड़ाई इसकी लंबाई से 35 कम है। तो देखो हम, यदि आप जैसा भी हो, आप ये मान लीजिए कि जब भी आपसे आयत का सवाल पूछे तो हम x मानेंगे ही मानेंगे। आयत या वर्ग का जब भी सवाल पूछे तो आप भुजाओं को x के रूप में मानो, चाहे उसमें काम आए चाहे नहीं आए, मगर फिर भी हम मानेंगे। यहाँ 7x, क्योंकि उससे गलती होने का चांस कम रहेगा। तो 7:6 में थी भुजाएं, तो मैंने पहली भुजा को 7x मान लिया, दूसरी को 6x मान लिया। क्योंकि 7 और 6 अनुपात में अब उनमें कुछ कॉमन पार्ट है, उसको हमने x मान लिया कि वो पहली भुजा में भी है, दूसरी भुजा में भी है। तो यानी पहली भुजा 7x, दूसरी 6x हो चुकी है। अब उसने कहा है कि चौड़ाई है जो लंबाई से 35 कम है। चौड़ाई ये है और लंबाई ये है, यानी कि इन दोनों का अंतर 35 दिया है आपको। यानी कि x का मान 35 आ जाएगा, यहाँ से x का मान 35 आ जाएगा। तो पहली भुजा कितनी आ चुकी है, 7 में जब आप 35 रखोगे, 7 को आपको 35 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको करना पड़ेगा। तो देखो एक बार ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, हम लास्ट में मान रखेंगे x का। तो अब हमें परिमाप निकालना है। परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ये होता है 2, लंबाई हमें कितनी रखनी है, 7x रखनी है, चौड़ाई कितनी रखनी है, 6x रखनी है। ये हो जाएगा। 7 और 6 को जब जोड़ेंगे तो 13 आएगा, और 2 बाहर है, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा। यानी कि इसका परिमाप 26x के रूप में आ चुका है। अब हम मान रख देते हैं, यानी 26 और x की जगह मैं रख रहा हूँ 35 रख दिया है। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करने हैं। 26 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 आ जाएगा, 130 आता है, तो 13 हासिल आ गई। 26 दिए कितना होता है, 78, और 78 और 13 कितना होगा, 78 और 3 होता है 81, और 10 91, यानी 910। 910 उसका परिमाप हो चुका है। ऑप्शन नंबर 4 हो चुके हैं। सवाल नंबर 86। अब ये क्या है कि ग्राफ से संबंधित सवाल आ चुके हैं। तो दिया क्या गया आपको, नीचे दिए गए पाई चार्ट में प्रकाशन व्यवसाय में
ये बुक का प्रकाशन करते हैं। तो प्रकाशन व्यवसाय से जुड़े विभिन्न खर्चों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट का अध्ययन करें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर देना है। देखो अब यहाँ से जैसे देखो कॉस्ट ऑफ पेपर ये है जो आपको 18 दे रखा है, मिसलेनियस आपको 4 दे रखा है। अब बाइंडिंग का चार्ज हमें 10% दे रखा है, एडवर्टाइजमेंट चार्ज हमको 12 दे रखा है और परसेंटेज में दे रखा है सारा, ये 24% दे रखा है किसका, ऑथर का। प्रिंटिंग कॉस्ट हमको 30% दे रखी है और ट्रांसपोर्टेशन ये जो छोटा सा भाग है ये 2% दे रखा है। इस प्रकार से दे रखा है। अब हमसे पूछा देखो क्या गया है, यदि लेखक को रॉयल्टी की राशि 24, देखो नीचे कर लेते हैं इसको, ग्राफ दिखना चाहिए हमें। यदि लेखक की रॉयल्टी की राशि 24,000 है, रॉयल्टी कहाँ है, ऑथर की रॉयल्टी आपको 24,000 दे रखी है, तो कागज पर आने वाली लागत कितनी होगी, कागज पर लागत कितनी, कॉस्ट ऑफ पेपर, वो कह रहा है आपको देखो 24% की वैल्यू दे रखी है, क्योंकि रॉयल्टी कितनी है 24% और ये तो परसेंटेज में और रुपए में आपको 24,000 सवाल में दी है। ठीक है, तो यहाँ से 1% कितने के बराबर आ जाएगा, 1% आपका 1000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1% 1000 के बराबर आ चुका है। अब उसने पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ पेपर यानी लागत कितनी है, लागत परसेंटेज में तो 18 है। अब इसको अब क्या करो, 18 से यदि आपके पास 1% की वैल्यू आ गई तो हम 18% की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। इसको 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा। 18,000 ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। काफी सरल सवाल था। सवाल नंबर 87 में क्या पूछा गया है, इफ द प्रिंटिंग चार्ज 30,000 है। ठीक है, यानी बुक का जो प्रिंटिंग चार्ज कितना दे रखा है, प्रिंटिंग कॉस्ट ये रही, यानी 30% की वैल्यू अब की बार आपको 30,000 के बराबर दे रखी है, 30,000 के बराबर दे रखी है। देन व्हाट विल बी द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन ब्रिंगिंग आउट द बुक, यानी बुक को पब्लिश कराने के लिए टोटल कितना खर्चा लगा ये पूछा गया है। तो टोटल कितना है, सारा का सारा बुक को बनाने के लिए खर्चा दे रखा है, जो भी है ट्रांसपोर्टेशन, कॉस्ट ऑफ पेपर, मिसलेनियस, बुक का एडवर्टाइजमेंट करना। तो टोटल परसेंटेज में 100 के बराबर होता है और उसने 30% की वैल्यू आपको 30,000 दे रखी है और टोटल खर्चा जो बुक पे लगता है वो तो यानी परसेंटेज में दे रखा है, तो टोटल परसेंट 100% के बराबर होता है। तो 100% कितने के बराबर हो जाएगा, ये 30% 30,000 के बराबर है, तो 100% 100,000 के बराबर हो जाएगा। और 100,000 को हम क्या कह सकते हैं, 1 लाख कह सकते हैं, यानी कि 100,000 इसी प्रकार से लिखेंगे तो ये कितना हो चुका है, लाख के बराबर हो चुका है। तो 1 लाख हो जाएगा पूरी कॉस्ट को प्रिंटिंग करवाने का चार्ज। प्रिंटिंग क्या, टोटल ओवरऑल सारा का सारा कॉस्ट मिलाकर। अब सवाल 88 में क्या पूछा है, यदि पुस्तक के प्रकाशन में आने वाला कुल व्यय कितना है। वो कह रहा है कि अब की बार इस सवाल के अंदर आपको कहा गया है कि पूरा जो भी खर्चा लगता है बुक को पब्लिकेशन से पहले, यानी कि उसको ले जाने के लिए, उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए, ऑथर को रॉयल्टी के रूप में देने के लिए, सब मिलकर एक बुक यानी कि सारी की सारी बुक को पब्लिकेशन करवाने के लिए कितना टोटल लग चुका है, सारा खर्च बुक के ऊपर कितना आ चुका है, 2.5 लाख आ चुका है। अब तो वो पूछा है कि मुद्रण शुल्क और लेखक की रॉयल्टी का कुल राशि बतानी है। तो सबसे पहले जो आपको 2.5 लाख दिया है वो क्या है, टोटल परसेंटेज में 100 खर्चा होता है पूरी बुक पर और एक्चुअल में 2.5 लाख के बराबर होता है, ये हो चुका है। अब मुद्रण का मतलब है प्रिंटिंग कॉस्ट 30% है, 30% और इसके अंदर साथ में लेखक की रॉयल्टी कितनी है 24%, 24, तो ये कितने के बराबर हो गए हैं, 56% के बराबर हो चुके हैं। 100% की राशि इतने के बराबर है, तो यहाँ से हम 1% की भी तो राशि निकाल सकते हैं। तो 100% 100 का भाग दोगे, पीछे से 2 जीरो कट जाएगी, कितना आ चुका है 2500 आ चुका है। 2500 1% की वैल्यू है, तो 56 की कितनी पहुंच जाएगी वैल्यू, 56 को आप क्या करोगे, 56 को आप 2500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 56% की वैल्यू आ जाएगी। पीछे तो 2 जीरो है, ठीक है। 25 को यदि मैं 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 150 आते हैं, 1 जीरो लगी, 15 लिख दिया और 15 लिख दिया और 25 को 5 से करोगे तो 125, 125 प्लस 15 140,
ये हो जाएगा, यानी कि 1,40,000 खर्चा आया है मुद्रण शुल्क और रॉयल्टी के रूप में। कहाँ गलती हो गई? देखो गलती हो गई शायद लास्ट के अंदर। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ चुका है, और 25 को इस देखो ये है ना 56 नहीं होगा, 30% और 24% मिलाकर कितना होगा? 54% के बराबर होगा। ये 54 होगा, तो 54 को 25 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो आ गई। 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100 आता है, यानी 10 हासिल आ चुकी है। 25 को 5 से करोगे तो 125, 125 और 135 हो जाएगी यहाँ पर। तो ये कितना आ चुका है? इन दोनों का खर्चा 1,35,000 के बराबर आ चुका है। ऑप्शन नंबर 1 हो चुका है। सवाल नंबर 89 की बात करें तो विविध मिसलेनियस चार्ज के लिए निम्न वर्तखंड का केंद्रीय कोण कितना है? अब पूछा गया है जो ये मिसलेनियस है 4% के जो ये बराबर है, इसका कि केंद्रीय कोण कितना है? तो पूरा कोण हमें पता है 360 के बराबर है। यानी हम कह देंगे 100% कितने के बराबर है? केंद्रीय कोण 360 के बराबर है। तो 1% का केंद्रीय कोण कितने के बराबर होगा? 360/100 के बराबर होगा। तो 4% कितने के बराबर होगा? 360/100 इंटू 4 के बराबर होगा। तो यहाँ से आप सॉल्व करते हो, 0 से 0 कट जाएगी। 36 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24, 2 हासिल, 12 और 4 14 हो चुके हैं। नीचे एक 0 है तो ये पॉइंट लग जाएगी एक स्थान के बाद। 14.4 हो चुका है यहाँ से। इसका सवाल का ऑप्शन आ चुका है ऑप्शन नंबर 2 89। तो यहाँ पर दोस्तों आज का हमारा पेपर कंप्लीट हो चुका है, और ये कैसा लगा आपको ये आप कमेंट में बता सकते हैं। और आज का पेपर काफ़ी सरल था। मिलते हैं दोस्तों फिर एक नए पेपर के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।